विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसो कंपाउंड? मेसो कंपाउंड अब देखते हैं बच्चों, यही इस क्लास की खास बात है बच्चों। देखो कि यहाँ पर सिर्फ आप आंसर की तरफ ही नहीं जाओगे, आप आंसर्स के साथ लगे हुए कंसेप्ट को भी सीखोगे। अब मेसो कंपाउंड क्या होता है? मेसो कंपाउंड के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि मोर देन वन कायरल सेंटर होना चाहिए, पक्की बात। मोर देन वन कायरल सेंटर होना चाहिए, उसके बिना मेसो कंपाउंड देखना गलत बात। मोर देन वन कायरल सेंटर। और क्या होना चाहिए बच्चों? पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। और मेसो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट बोले मैंने। मेसो कंपाउंड के अंदर मोर देन वन कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट होना जरूरी है, और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे भी रोटेट नहीं कर सकते। एक और वर्ड यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है बच्चों, कि कायरल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, ये एक वर्ड है बच्चों जो मोस्टली के लोग बच्चों को नहीं पता होता, बट हमारे उसके अंदर पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट के अंदर मान लीजिए डाल के वो पूछ दे कि दिस इज इनएक्टिव, मेसो कंपाउंड्स आर इनएक्टिव ड्यू टू, रीजन होगा कुछ भी नहीं सिवाय इंटरनल कंपनसेशन के। कि मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों अपोजिट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रुप मान लो लाइट को प्लस की डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट दूसरा ग्रुप उसको माइनस की तरफ कर देता है। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी आवश्यक है। तो मॉलिक्यूल सी और बी, जरा इसको ध्यान से देखो। आप मॉलिक्यूल सी में देखोगे बच्चों, तो मॉलिक्यूल सी में देखो यहाँ पे एक तरफ CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये कायरल्स तो है सेंटर, डेफिनेटली ये दोनों सेंटर कायरल है, बट दोनों के दोनों कायरल किसी अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वजह से है। तो मतलब मॉलिक्यूल सी में इन द वेरी सेम वे मॉलिक्यूल बी के अंदर तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने का सवाल ही नहीं होता, मॉलिक्यूल ही अलग हो चुके हैं, है ना। दोनों लगे हुए कायरल सेंटर के ऊपर, मेरे मॉलिक्यूल्स अलग हो चुके हैं। तो ऑप्शन बी और सी को तो कट डाउन कर दो। अब बात करते हैं ए और डी की। तो बच्चों ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप ये मत देखो कि जैसा मॉलिक्यूल दे रखा है मैं वहां से पेन पास करके देखूं, तो ऐसा तो आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, ना ए में ना डी में। तो हमें मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी सी 3D रोटेशन करनी होगी, अपने थोड़ी सी 3D दिमाग का यूज करना होगा। अंदर ही मॉलिक्यूल्स को रोटेट करेंगे। तो जैसे ही बच्चों आप देखोगे इस CH3 को रोटेट करो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे CH3 जो है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो CH3 इसको मैं रेफरेंस मानता हूँ, इसको मैं छेड़ूंगा भी। इस CH3 के सामने इसका दूसरा CH3 लेकर आओ। कभी भी आपको मेसो चेक करना है तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करो, जो मैंने एक CH3 को, किसी भी एक मॉलिक्यूल को आप एक रेफरेंस मान लो और उसके सामने दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर आओ। तो जैसे ही बच्चों आप CH3 को रोटेट करोगे नीचे की तरफ, तो सब मॉलिक्यूल में 180 डिग्री का चेंज आएगा, मतलब जो बिलो है वो अबव हो जाएंगे, जो अबव है वो बिलो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन देखो बच्चों आपको कहाँ दिख रहा है? अबव द प्लेन, डार्क लाइन पे। जैसे ही आप रोटेशन करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? बिलो द प्लेन। क्लियर है बच्चों? हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? बिलो द प्लेन। जैसे ही आप रोटेशन करोगे तो वो कहाँ आ जाएगा बच्चों? अबव द प्लेन। ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? जिस सेंटर को मैंने रेफरेंस माना था, आप वहां पर ध्यान से देखो तो क्लोरीन वहां पर अबव द प्लेन है, पर रोटेशन के बाद आपको हाइड्रोजन अबव द प्लेन मिल रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी नहीं। कैसे? जरा इसको थोड़ा सा बड़े बड़े मॉलिक्यूल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन को मैं अबव बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो क्या, ये वाली लाइन क्या होगी? रही होगी बिलो द प्लेन रही होगी। ठीक है बच्चों, CH3 मेरा यहाँ पर था, क्लोरीन मेरा अबव द प्लेन था, देन हाइड्रोजन हियर। दूसरे CH3 को जब हमने यहाँ पे रोटेट किया तो वो CH3 तो बिल्कुल सामने आ गया, बट क्लोरीन मेरा कहाँ गया उस इमेज में? बिलो द प्लेन। और हाइड्रोजन मेरा कहाँ गया? अबव द प्लेन। तो जैसे ही बच्चों आप प्लेन काटने की कोशिश करोगे तो ये CH3 के सामने तो CH3 बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे बाकी आइटम्स है इस क्लोरीन के सामने क्या आया? हाइड्रोजन। तो ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन शो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या? दे आर नॉट मेसो, दे आर नॉट मेसो। तो इससे हमारा क्या बोल सकता है कि आंसर हमारा डी ही होगा, पर डी को भी देख लेते हैं। तो डी के अंदर भी देखो यहाँ पे क्लोरीन नीचे है ना, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आप अपने इस वाले क्लोरीन को नीचे लेकर आओ। सिंपल रूल। लोग इसके अंदर RS करने को बताते हैं, RS करने के अंदर बच्चों लग जाता है टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 कायरल सेंटर है एक मॉलिक्यूल के अंदर, टोटल मॉलिक्यूल आपको दे रखे उसने ऑप्शन में 4, इसका मतलब 8 कायरल सेंटर है। तो भाई पूरे दिन तो आप कायरल सेंटर में RS करते रह जाओगे, मेसो कंपाउंड और बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना। तो केमिस्ट्री के इस पोर्शन के अंदर अपने टाइम को बचा सकते हैं
जिस टाइम का इन्वेस्टमेंट हम अपने केमिस्ट्री के दूसरे पोर्शन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया जहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वहां कर सकते हैं या किसी और टॉपिक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी के अंदर देखिए बच्चों, क्लोरीन को आप जैसे ही नीचे नीचे की तरफ लेकर आओगे, CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन, इसको आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा बच्चों, रोटेशन करवाओगे तो ये बिलो द प्लेन जाएगा। हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है, रोटेशन कराओगे तो अबव द प्लेन जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन, यहाँ भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन, यहाँ CH3 बिलो, यहाँ भी CH3 बिलो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी ही क्या होगा, मेसो कंपाउंड।